प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए प्रथम वर्ष में हम भारतीय राजनीति विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है संघ राज्य वित्तीय संबंध। आज हम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिस कारण केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में 12 सूचियां हैं और अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, वर्तमान समय में जो 100 हो चुके हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संघ सरकार को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें स्थानीय महत्व के मूल रूप से 66 थे, लेकिन वर्तमान समय में 61 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान समय में 52 विषय हैं। मूल रूप से 47 थे, लेकिन अब बढ़कर 52 हो गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर किसी विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं और उस विषय को लेकर दोनों में अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो इस प्रकार संघीय शासन प्रणाली वाले देशों की तरह भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ मिलजुल कर कार्य करती हैं। अर्थात वास्तव में केंद्र और राज्य दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। अगर किसी विषय को लेकर दोनों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में 3 प्रकार के केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन मिलता है। और अध्ययन की सरलता की दृष्टि से भी हम केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक वैधानिक संबंधों का अध्ययन किया गया है, जबकि संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन किया गया है। और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। आज हम केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम प्रशासनिक और वैधानिक संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो लेक्चर का लिंक डाल दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। और इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है संघ राज्यों में राजस्व वितरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार संघीय सरकार को दिया गया है, जिसे संघीय कर कहा जाता है, यानी कि यूनियन टैक्स कहा जाता है। इसमें कुल 14 विषय हैं, जैसे आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर या अन्य सेवाओं पर कर आदि। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इसमें 19 विषय हैं, जैसे भू राजस्व पर कर, यानी कि भूमि राजस्व पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, खनिज अधिकारों पर कर इत्यादि। इस प्रकार संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन किया गया है। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है राज्यों को अनुदान। संविधान में संघ के द्वारा
राज्यों को विशेष अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। संघ उन राज्यों को जिन्हें विशेष अनुदान की आवश्यकता है ऐसी राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान करेगी, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी, ताकि पिछड़े तथा कमजोर राज्यों के विकास ताकि पिछड़े तथा कमजोर राज्यों का विकास किया जा सके। जैसे असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को पटसन से बने माल पर लगे निर्यात कर में होने वाली आय का कुछ भाग दिए जाने की व्यवस्था है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा उन क्षेत्रों को उन्नत तथा विकसित करने के लिए असम राज्य को विशेष सहायक अनुदान दिया जाएगा। जो राज्य जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं को अपने क्षेत्र में लागू करते हैं उन्हें भी विशेष अनुदान दिए जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दे सकती है। तीसरा है इसमें हमारा ऋण लेने की शक्ति। संविधान ने राज्यों को ऋण लेने की शक्ति प्रदान की है, परंतु वे ऐसे ऋण केवल भारत के अंदर ही ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी राज्य उस समय तक ऋण नहीं ले सकता जब तक कि उसने अपने पहले लिए गए ऋण को न चुका दिया हो, जिसके लिए केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली हो। राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय संकट की घोषणा पर केंद्र को राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभी राज्य सरकारों को आदेश दे सकता है कि वह अपने विधानमंडल द्वारा पास किए गए सभी धन बिल उसकी स्वीकृति के लिए भेजें। ऐसे बिल उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही लागू हो सकेंगे। नंबर 4 है इसमें हमारा वित्त आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आर्टिकल 280 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति संविधान के लागू होने के 2 वर्ष तक तथा उसके प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा, एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके 2 वर्ष तक यानी कि 1952 तक राष्ट्रपति को वित्त आयोग का निर्माण करना था, वित्त आयोग की गठन करना था या वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करनी थी। इसलिए राष्ट्रपति ने 24 नवंबर 1951 को पहले वित्त आयोग का गठन किया और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी जी थे। वर्तमान समय में भारत में 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्री N.K. सिंह हैं, नंद किशोर सिंह जी हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे, जिसका कार्यकाल 11 अप्रैल 2020 को खत्म हो जाएगा और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल यहाँ से शुरू हो जाएगा। वित्त आयोग केंद्र व राज्य सरकारों के बीच जटिल वित्तीय समस्याओं को सुलझाने वाला एक संवैधानिक उपकरण है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त आयोग का मुख्य महत्व इसमें है कि यह संघात्मक शासन प्रणाली की वित्त व्यवस्था को स्थिर बनाने में निष्पक्ष तथा स्थिर दृष्टिकोण अपनाता है। वित्त वितरण के प्रश्न को संघ तथा राज्यों के मध्य अन्य राजनीतिक विवादों को दूर रखने का श्रेय वित्त आयोग को ही है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय आपातकालीन घोषणा। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण अगर संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था सफल हो जाती है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और तीसरी, अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत की जो वित्त व्यवस्था है वो कमज़ोर हो गई है तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आज तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई।
वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर राज्यों की आय सीमा उन्हीं करों तक सीमित रहती है जिनका वर्णन राज्य सूची में किया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई भी धन बिल राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति अपने पास उसे मंगवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा करों से विमुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 285 के अंतर्गत जब तक संसद विधि द्वारा कोई नियम या कानून न बना दे तब तक राज्यों द्वारा संघ की किसी भी संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता। रेलवे द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिजली पर संसद की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार किसी भी प्रकार का शुल्क या कर नहीं लगा सकती। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष रूप में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो वैधानिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर वित्तीय क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं और केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का कारण यही है ताकि भारत के विभिन्न भाग न हों, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है, न कि यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे निवेदन है कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।